This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? आप लोगों को पता है हम लोग 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. इन जस्ट 13 डेज वी हैव मैनेज्ड टू कवर 7 चैप्टर्स. एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन हम लोग 7 चैप्टर्स का कर चुके हैं. सबसे पहले हमने कौन सा किया था? डायरेक्शन सेंस टेस्ट. उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर ब्लड रिलेशंस, और ब्लड रिलेशंस के बाद इंडेक्स नंबर्स इन टाइम सीरीज, और उसके बाद कल हमने कंप्लीट किया नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट. 7 चैप्टर्स. हम लोग 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने रिवाइज किए हैं. स्कैनर के कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में भी मैंने दिए हैं, वो भी आई एम श्योर आप लोग कर रहे होंगे लगातार. ठीक है, आज और कल में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर निपटाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, आप में से जितने लोग ये लेक्चर्स लाइव देखते हो उनका काफी अच्छा रिस्पांस आता है. आई फील ओवरवेल्म्ड एंड थैंक यू सो मच. लेकिन ये लाइव व्यू काउंट थोड़ा सा कम होता जा रहा है यार. ठीक है, पहले दिन तो बहुत ही बढ़िया व्यू काउंट था, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है. आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, कजन्स के कजन्स को, दोस्तों के दोस्तों को, सबको बताओ ये बहुत ही प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन सीरीज चल रही है. सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चंस या इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट पेपर्स के हैं इन द लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर्स. तो दिस इज अ वेरी गुड रिवीजन सीरीज गोइंग ऑन. ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है. अगर आप लोगों ने इसको कर लिया कायदे से तो आपके 80 प्लस तो गारंटीड है मैथ्स में. 80 प्लस मैथ्स में आपके गारंटीड है. ठीक है, तो प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइव व्यू काउंट बढ़वाओ यार. ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशंस? परम्यूटेशंस का मतलब होता है कि किसी भी एक सेट ऑफ थिंग्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो. ठीक है, कितने तरीकों से आप कुछ गिवन सेट ऑफ थिंग्स को अरेंज कर सकते हो. एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. सपोज मेरे पास 6 बॉयज हैं और उन्हें मुझे 6 चेयर्स पे बैठाना है. बिठाना है. ठीक है, तो अब मैं इन 6 बॉयज को इन 6 चेयर्स में कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? आप बोलोगे सर 6 फैक्टोरियल, ये सब तो हमें मालूम है, बहुत ही बेसिक सी चीज है. लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम है उसके पीछे का लॉजिक मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं. ठीक है, द फर्स्ट बॉय, इन 6 लड़कों में से आप देखो ये 6 लड़के हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6. ठीक है, आप इसमें से B1 को देखो. B1 को आप कितने तरीकों से बैठा सकते हो? B1 को आप यहां बिठा सकते हो, यहां बिठा सकते हो, यहां बिठा सकते हो, यहां बिठा सकते हो, यहां बिठा सकते हो और यहां बिठा सकते हो. ठीक है, मतलब B1 कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज. B1 कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज. तो B1 को सपोज मैंने यहां पर बैठा दिया और मैंने यहां पर लिख दिया, तो B1 कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज. ठीक, B2 को आप कितने तरीकों से आप बैठा सकते हो? आप यहां B2 को बैठा सकते हो, यहां, यहां या यहां. तो B2 कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज. तो यहां पर मैंने लिख दिया 5. ठीक, B3 को आप कितने तरीकों से बैठा सकते हो? ये तो फुल हो गई, तो ये 2, 3, 4. ठीक है, तो B3 कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज. B4 कैन बी अरेंज्ड इन 1, 2 एंड 3 वेज. B5 कैन बी अरेंज्ड इन 1 एंड 2 वेज और B6 कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे. ठीक है, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सर यहां पर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया. ठीक है, वी कैलकुलेटेड कि हर इंसान को कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है और उसके बाद उन सभी तरीकों को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखो हो क्या रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 6 से लेकर 1 तक के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स लिखे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल. ठीक है, तो अगर आपको सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1.
ठीक है। अगर आपको 19 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करोगे, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड सो ऑन टिल 1। ठीक है, फैक्टोरियल को आप एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हो या आप इससे डिनोट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 फैक्टोरियल लिखना है तो या तो आप 6 के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उसको डिनोट करोगे या फिर आप 6 और फिर ऐसे बना के डिनोट करोगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं Permutations are used to determine the number of ways in which certain items can be arranged। ये हमने बात की। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 till that number। फॉर एग्जांपल द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक, मैंने इसी को उल्टा लिखा था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज डिनोटेड आइदर एज 5 के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क और 5 के ऊपर ये, राइट। अच्छा, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ काउंटिंग पे, जहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, यहां मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, तो देखो 2 रूल्स ऑफ काउंटिंग होते हैं, एक होता है और दूसरा होता है एंड। ठीक है, और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है इसलिए इसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इतना याद रख लो। और का मतलब होता है और का मतलब होता है ऐड और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, अब इधर देखो, मुझे 6 बॉयज़ को B1 B2 B3 B4 B5 और B6, मुझे इन 6 बॉयज़ को इन 6 चेयर्स में बैठाना था। ठीक, मुझे इन 6 बॉयज़ को इन 6 चेयर्स में बैठाना था, मुझे 6 को बैठाना था ना। मैंने क्या किया था, द फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड इन 6 वेज, सेकेंड इन 5 वेज, थर्ड इन 4 वेज, फोर्थ इन 3 वेज, फिफ्थ इन 2 वेज एंड सिक्स्थ इन 1 वे। ठीक है, मुझे इसको बैठाना है एंड मुझे इसको भी बैठाना है। ठीक है, मुझे इसको और इसको दोनों को बैठाना है ना, इन दोनों में से सिर्फ एक को नहीं बैठाना है, राइट। अगर ये होता कि या तो इसको बैठा दो या तो इसको बैठा दो, ठीक है, तब ये केस हो जाता और का। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें दोनों को बिठाना है, तो मुझे इसको भी बिठाना है, मुझे इसको भी बिठाना है, तो आई हैव टू मेक हिम सीटेड एंड आई ऑल्सो हैव टू मेक हिम सीटेड। ठीक, एंड है तो यहां पर बीच में मल्टीप्लाई आएगा। मुझे इसको भी बिठाना है, ठीक है, इसको भी बिठाना है, तो मुझे इसको बिठाना है, इसको बिठाना है और इसको भी बिठाना है, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि मुझे सारे के सारे 6 लड़कों को बिठाना था, मुझे सारे 6 लड़कों को बिठाना था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तो और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, खत्म। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखो परम्यूटेशंस के अंदर आते हैं। द वर्ड परम्यूटेशंस मीन्स ईच ऑफ द सेवरल पॉसिबल वेज इन विच अ नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी ऑर्डर्ड और अरेंज्ड। ठीक है, जैसे ये जो 6 बॉयज थे, दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 चेयर्स इन 6 फैक्टोरियल वेज। अभी हम लोगों ने देखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दीज 6 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो ये परम्यूटेशंस बताता है। ठीक है, ओके। When r items need to be arranged from a set of n items, it is written as npr and is calculated using this formula n factorial upon n minus r factorial। सर यहीं से तो टेक्निकलिटी सारी शुरू हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं कि सारी टेक्निकलिटीज एकदम दूर हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास B1 B2 B3 B4 B5 और B6 ये 6 लड़के हैं। ठीक है, इन 6 लड़कों को अगर आपको अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो। हम लोगों ने अभी देखा। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप सिर्फ इन 4 लोगों को अरेंज करो। ठीक है, तो आउट ऑफ 6 पीपल यू हैव टू अरेंज ओनली 4 पीपल। आउट ऑफ 6 बॉयज यू हैव टू अरेंज ओनली 4 बॉयज। तो बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दीज 4 बॉयज? In how many ways can you arrange
4 बॉयज, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैंने बॉक्स तो बना दिया, बट दिस बॉक्स डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ B1, B2, B3 या B4 को ही अरेंज करना है, ठीक है। दिस बॉक्स डज नॉट मीन कि आपको B1, B2, B3 या B4 को ही अरेंज करना है। मैंने यहां पर अभी ऐसे बॉक्स बनाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे B1, B2, B3, B4 को ही अरेंज करना है। मैं इन 6 लड़कों में से, मुझे इन 6 लड़कों में से कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं, और उन चारों को कितने तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं, मुझे यह बताना है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज बी अरेंज्ड फ्रॉम दीज 6 बॉयज। तो इन 6 लड़कों में से कोई भी 4 लड़कों को अगर मुझे अरेंज करना हो तो मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूं, मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। तो ये होता है n आपका हो जाता है 6, r आपका हो जाता है 4, एंड दिस इज गिवन बाय NPR, मतलब 6p4 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स है, आपको उनमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं और उन 4 को अरेंज भी करना है। तो दैट इज गिवन बाय NPR, ठीक है, NPR, एंड दिस गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप मेरी बात बहुत मजे से ध्यान से सुनो। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक। मैंने कहा n है आपका 6, r है आपका 4, ठीक है। तो NPR आपका क्या हो जाएगा 6p4, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करने चलोगे, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। फिर आपका ये 2 इंटू 1 और ये 2 इंटू 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो आपने ये कितना लंबा सा प्रोसेस किया और उसके बाद आपके पास ये बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। मैं एक शॉर्टकट बताऊं जिससे ये आप ये वाली चीज देखते ही तुरंत इस पे आ सकते हो। 6p4 देखते ही आप तुरंत 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कर सकते हो। मैं बताऊं कैसे, देखो 6p4 का मतलब है कि आप 6 से स्टार्ट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो और 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 से स्टार्ट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, तो 6 5 4 3 ये 4 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बता दिया सर? यस, यही तो बात है सारी। आप अल्टीमेटली यहीं पर आ गए। देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। इतना सारा आपको ये वाला फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद ये बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब करने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली ये देखो 6p4, ठीक, यू स्टार्ट विद 6 और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते रहो जब तक कि आपके पास ये 4 डिजिट्स ना आ जाए। तो 6 5 4 3 इंटू 6, ये 6p4 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कोई भी और नंबर ले, ठीक। 19p2 यू स्टार्ट विद 19, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो जब तक आपके पास 2 नंबर्स ना आ जाएं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 19 से स्टार्ट किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चले, मतलब नेक्स्ट आएगा 18, 2 नंबर्स आ गए आपके पास 19 और 18, आपस में कर दो मल्टीप्लाई। अब सोचो अगर आपको इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना होता तो क्या होता, 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आता 19 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल। करते रहो इसको, अभी आपके पास सिंपली आ गया 19 इंटू 18, राइट। तो आई होप ये वाली ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई है। मैं इसको एक और तरीके से दिखा देता हूं। 20p3 सपोज करना है आपको, 20p3 करना है तो क्या करोगे, 20 से स्टार्ट करो, 3 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 20 19 18, 3 नंबर्स आ गए, आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 20 इंटू 19 इंटू 18। ये हो गया सर आपका NPR का फॉर्मूला और NPR के फॉर्मूले की शॉर्टकट ट्रिक,
ठीक है, तो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर आर इज इक्वल टू एन होता है, अगर r इज इक्वल टू n होता है तो हमारे पास n p n हो जाता है एंड दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर जैसे ये वाली बात थी कि आपको 6 बॉयज को अरेंज करना है, आपको 6 बॉयज को अरेंज करना है, ठीक है, इसमें से कोई 3 या 4 लड़के सेलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है, तो 6 में से आपको 6 सेलेक्ट करने हैं और उन 6 को ही आपको अरेंज भी करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 6, कितने सेलेक्ट करके अरेंज करने हैं, r भी हो गया 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n p r क्या हो जाएगा 6 p 6 और ये आएगा आपका 6 फैक्टोरियल। इसी से हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि इफ यू हैव टू अरेंज 6 बॉयज इन 6 चेयर्स तो दैट यू कैन अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो अब आई होप परम्यूटेशंस की पूरी पिक्चर आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सर पेज 3.268 क्वेश्चन नंबर 23 पे, पेज 3.268 क्वेश्चन नंबर 23। How many 6-digit telephone numbers can be formed by using 10 distinct digits? बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपके पास 10 डिजिट्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, इसमें से आपको 6 डिजिट फोन नंबर्स बनाने हैं। तो मतलब आपको पहले 6 डिजिट्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उनको जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं उसमें आपको अरेंज करना है। तो ये क्या हो गया, n हो गया आपका 6, n हो गया आपका 10 और r हो गया आपका 6। तो आप n p r मतलब 10 p 6 ऑप्शन हो गया डी आपका आंसर। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आओ सर पेज 3.281 क्वेश्चन नंबर 54 पे, पेज 3.281 क्वेश्चन 54। If 6PR is equal to 360 then the value of R is, okay, 6PR is equal to 360। ठीक, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसका देखा था कि इसका शॉर्टकट क्या होता है कि अगर मान लो ये 6P3 होता, या इसको ऐसे करते हैं, ये अगर 6P4 होता तो हम लोग 6 से शुरू करते और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स चलते रहते जब तक हमारे पास 4 नंबर्स नहीं आ जाते। मतलब हम क्या करते हैं 6 × 5 × 3 4 × 3, ठीक है, 6 × 5 × 4 × 3। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमारे पास 4 नंबर्स आ गए 1 2 3 और 4 और फिर आपस में हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि देखो बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। आपको 6 × 5 × 4 × 3 ऐसे करते जाना है जब तक कि आपका 360 ना आ जाए, जब तक कि आपका 360 ना आ जाए। ठीक है, तो बहुत आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे कर सकते हो। देखो कैसे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 6 × 5 × 4 × ये 120 आया × 3 ये आया आपका 360। ठीक है, तो ऑप्शन तो मतलब आपका R हो गया 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 × 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 360 ये कैलकुलेटर देवता ने हम लोगों को बताया है। ठीक, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो 6P4 इज इक्वल टू 360, हेंस R इज इक्वल टू 4। सिंपल। नेक्स्ट आओ सर पेज 3.273 क्वेश्चन नंबर 34, पेज 3.273 क्वेश्चन 34। How many numbers not exceeding 1000 can be made from the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if repetition is not allowed? अच्छा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, हमारे पास 9 डिजिट्स हैं और हमें कुछ नंबर्स बनाने हैं और जो भी नंबर्स हम लोग बनाएंगे वो 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जितने भी नंबर्स हम लोग बनाएंगे वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक, ओके, नॉट एक्सीडिंग 1000, राइट। ठीक, तो हम 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, हम 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, हम 2 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं और हम 1 डिजिट नंबर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, using these 9 numbers we can either form 1 digit numbers, 2 digit numbers और 3 digit numbers। ठीक है, ध्यान देना, या 1 डिजिट नंबर बना सकता हूं या 2 डिजिट नंबर भी बना सकता हूं या 3 डिजिट नंबर भी बना सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर होगा आपका प्लस 1 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स। ठीक, कितने 1 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं 9। ठीक है, देयर आर 9 डिजिट्स जिनमें से मेरे को 1 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो देयर कैन बी 9 1 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, तो 1 डिजिट नंबर्स मेरे बन जाएंगे 9। अब देखो 2 डिजिट नंबर्स मेरे कितने बनेंगे, 2 डिजिट नंबर्स मेरे कितने बनेंगे, मतलब क्या हुआ कि आपको इन 9 डिजिट्स में से
इन 9 नंबर्स में से आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं और उनको कितने भी पॉसिबल वेज में अरेंज करना है। ठीक है, इन 9 नंबर्स में से आपको कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करके उनको जितने भी पॉसिबल वेज है उसमें अरेंज कर सकते हो। मतलब आपका n हो गया 9 और आपका r हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9p2 और हमें मालूम है 9p2 क्या होता है 9 इंटू 8। 9p2 क्या होता है 9 इंटू 8, तो ये हो गया 9 इंटू 8। ठीक है, अब यहां पर 3 डिजिट्स नंबर देखो, 3 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं हमारे पास। अगेन वी हैव दीज 9 डिजिट्स, इनमें से हमें कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है और उनको जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है उसमें अरेंज करना है। तो अब हमारा n हो गया 9 और r हो गया 3। ठीक, तो कितने 3 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं 9p3। तो 9p3 क्या होता है हमें पता है 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर्स दिए हुए हैं हमारे पास, अच्छा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ठीक है आ जाओ जल्दी से कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप मेमोरी वगैरह सब क्लियर करो। 9m+, ठीक है 9 टैप करके m+ करो, फिर 9 इंटू 8 करना है, फिर 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 इज 72, जो भी आया m+ कर दो। उसके बाद 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी आया m+ कर दो। मेमोरी रिकॉल 585 इज योर आंसर। 585 इज योर आंसर। कहाँ है 585, 585 ऑप्शन बी इज योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अ गार्डन इज हैविंग 6 tall trees in a row, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 children stand, one in a gap between these trees in order to pose for a photograph, ठीक है। एक गार्डन में 6 trees हैं, ठीक है, एक गार्डन में 6 trees हैं, इसके बीच में 5 गैप्स हैं। ये हो गया गैप 1, ये हो गया गैप 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। इन 5 गैप्स में हमें कितने लोगों को अरेंज करना है 5 चिल्ड्रन को अरेंज करना है। तो ठीक है, आपके पास 5 चिल्ड्रन है, 5 गैप्स हैं, 5 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 120। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Then page 3.275 question number 39, this is your homework, ठीक। page 3.275 question 39 homework। next आओ page 3.258 question number 2 पे, page 3.258 question number 2। A code word is to consist of 2 English alphabets followed by 2 distinct numbers between 1 and 9. How many such code words are there? Okay, आपको एक कोड वर्ड बनाना है 1 2 3 4, ठीक है। ये जो 2 स्पेसेस होंगी इसमें A से लेकर Z तक के बीच में कुछ 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे और यहाँ पर 1 से लेकर 9 के बीच में 2 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इन 2 स्पेसेस को आप कैसे फिल करोगे, आप 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लोगे और उनको अरेंज करोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 9 डिजिट्स में से, ठीक है, यही है ना नंबर्स 1 and 9, 1 से लेकर 9 के बीच में आपको 2 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज करना है। तो ये आ जाएगा आपका 9p2, ठीक है। तो ये दोनों स्पेसेस और ये दोनों स्पेसेस आपको दोनों भरनी है, ठीक है। यू हैव टू फिल दिस एज वेल एज दिस। तो यहाँ पर क्या आ रहा है एंड आ रहा है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, मतलब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 26p2 क्या होगा आपका 26 इंटू 25, ठीक। 9p2 क्या होगा आपका 9 इंटू 8, ठीक। और इन दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, ये आ गया आपका 46,800। 46,800 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पेज 3.276 क्वेश्चन नंबर 42, पेज 3.276 question number 42। If np4 is equal to 20 into np2 then the value of n is, अच्छा ऑप्शंस देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन A is -2, B is 7, ऑप्शन C is -2 and 7 both and D is none of these। देखो ऐसा है, ऑप्शंस A और C तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। याद करो ये NPR में n होता क्या था, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता था कि आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, इनमें से आपको r को सेलेक्ट करके अरेंज करना है इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल, राइट। तो हाउ कैन यू सेलेक्ट फ्रॉम नेगेटिव आइटम्स,
ठीक है, n की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, नेगेटिव आइटम्स में से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके गलत हो गए, ऑप्शन बी है आपका 7। तो आ जाओ 7 को पुट करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 7p4, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है np4, तो ये हो गया 7p4, ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है। 7 × 6 × 5 × 4 ये क्या चीज है, 7 × 6 × 5 × 4 ये है सर 840, ये है 840, ठीक। दूसरा क्या है 20 × np2, 20 × 7p2, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये क्या है 20 × 7 × 8, 7p2 क्या होगा, 7 × 6 होगा, सॉरी 7 × 6, 7 × 6, 20 × 7p2 इज व्हाट, 7 × 6, तो 20 × 7 × 6 दिस इज 840, ठीक है। तो 7p4 भी 840 और ये 20 × 7p2 भी 840, तो आपका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट आओ सर पेज 3.288 क्वेश्चन नंबर 67 पे, पेज 3.288 क्वेश्चन नंबर 67। The number of numbers between 1000 and 10,000 which can be formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition is, okay, आपको 1000 से 10,000 के बीच में नंबर्स बनाने हैं। तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो आपके 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे, वो आपके 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे, मतलब 1001 से लेकर 9999 तक के ही तो नंबर्स बनेंगे, ठीक है। 1000 से 10,000 के बीच में अगर आपको नंबर्स बनाने हैं तो आपके 1001 से लेकर 9999 तक नंबर्स बनेंगे, यही 4 डिजिट नंबर्स। आपको इन 6 डिजिट्स में से नंबर्स को चूज करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ 6 डिजिट्स यू हैव टू चूज 4 डिजिट्स एंड यू हैव टू अरेंज देम इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। तो 6p4 हो गया, तो 6p4 क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3, 6 × 5 × 4 × 3, दिस इज 360, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कर लेना। फिर पेज 3.279 पे क्वेश्चन नंबर 50 है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। पेज 3.279 क्वेश्चन नंबर 50 इज योर होमवर्क। पेज 3.281 क्वेश्चन नंबर 55 पे आओ, पेज 3.281 क्वेश्चन नंबर 55। देखो सर, देयर आर 5 बुक्स ऑन इंग्लिश, 4 बुक्स ऑन तमिल एंड 3 बुक्स ऑन हिंदी। In how many ways can these books be placed on a shelf if the books on the same subjects are to be together? अच्छा, if the books on the same subjects are to be together, इसने कहा है कि हमारे पास इंग्लिश की 5 बुक्स हैं। क्या इसने कहा है कि सेम बुक की 5 कॉपीज हैं? ठीक है, इंग्लिश की आप अगर मैथ्स की ही बुक्स ले लो, ठीक है, तो मैथ्स की आर डी शर्मा भी है, आर एस अग्रवाल भी है, निशांत कुमार भी है, और भी कई सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी बुक्स हैं सारी की सारी सेम सब्जेक्ट की हैं, लेकिन सारी बुक्स एक नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर बात ये वाली हो रही है कि देयर आर 5 बुक्स ऑन इंग्लिश, इंग्लिश की 5 बुक्स हैं, इंग्लिश की 5 बुक्स हैं, ठीक है, अलग अलग ऑथर्स की, मतलब है डिस्टिंक्ट। 4 बुक्स ऑन तमिल, तो तमिल की 4 बुक्स हैं अलग अलग ऑथर्स की। 3 बुक्स ऑन हिंदी, और हिंदी की 3 बुक्स हैं अलग अलग ऑथर्स की, ठीक है। हमें ऐसे करना है कि सेम सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो साथ में हो, सेम सब्जेक्ट की बुक्स एक साथ हो, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश 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 इंग्लिश, इसको ऐसे करते हैं, E1 E2 E3 करके करता हूँ, E1 E1 E2 E3 E4 E5, ठीक। उसके बाद तमिल 1, तमिल 2, तमिल 3, तमिल 4, और उसके बाद 3 बुक्स ऑफ हिंदी, ठीक है। तो H1 H2 H3, राइट। हमें इस तरह से अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक एक साथ आए, सेम सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो एक साथ आए। अब आप मज़ा देखो, मैं अगर इसको एक ग्रुप मान लूँ, मैं अगर ये 5 इंग्लिश बुक्स के जो सेट है उसको एक ग्रुप मान लूँ, इसको मैं दूसरा ग्रुप मान लूँ, और इसको मैं तीसरा ग्रुप मान लूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 5 बुक्स एक साथ ही रहेंगी, ये 5 बुक्स एक साथ रहेंगी। दिस इज नॉट, ये जो पहला मैंने ये बॉक्स बनाया है इसमें 5 अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, मैं कह रहा हूँ इन 5 को मैं एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ,
मैं इन पांचों को एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं। सिमिलरली ये जो तमिल की 4 बुक्स का मैंने एक सेट बनाया है, इन चारों एलिमेंट्स को मैं एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं। सिमिलरली ये जो हिंदी की 3 बुक्स का मैंने एक सेट बनाया है, इन तीनों एलिमेंट्स को मैं एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हो गए, 1, 2 और 3, एंड दीज 3 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। दीज 3 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, 3 तरीके से मैं इनको, इन सेट्स को एक साथ ऐसे रख सकता हूं जिससे E1, E2, E3, E4, E5 साथ में हो, T1, T2, T3, T4 साथ में हो और H1, H2, H3 भी साथ में हो। ठीक, लेकिन क्या क्वेश्चन ने ये बोला है कि E1 यहीं पर होगी, E2 यहीं पर होगी, E3 यहीं होगी, E4 यहीं होगी, E5 यहीं होगी? नहीं, उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि एक सब्जेक्ट की सारी बुक्स साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश वाली बुक्स का एग्जांपल लूं और मैं कहूं E5, E4, E2, E3, E1, अभी भी तो ये सब साथ में है, अभी भी ये सारी बुक्स साथ में हैं। तो सर ये जो 5 बुक्स हैं, ये जो 5 इंग्लिश की बुक्स हैं, ये आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज की जा सकती हैं। ठीक है, दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, रहेंगी हमेशा साथ में, रहेंगी हमेशा साथ में, लेकिन आपस में दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 फैक्टोरियल से। सिमिलरली ये जो 4 तमिल की बुक्स हैं, इनको भी आप आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, बिकॉज देयर आर 4 बुक्स। तो फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 फैक्टोरियल, एंड अगेन दीज 3 हिंदी बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 फैक्टोरियल से, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर पे अब तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सर क्वेश्चंस 59 और 73 आपके होमवर्क हैं, इसमें आप लोग कर लोगे, बहुत आराम से हो जाएंगे, सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन 59 और क्वेश्चन 73, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परम्यूटेशंस ऑफ आइटम्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब आप देखो, एक वर्ड देखो, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, इलाहाबाद। ठीक, अब देखो इलाहाबाद में कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 लेटर्स हैं। तो कायदे से अगर आपके पास 9 डिस्टिंक्ट लेटर्स होते तो आप कहते द नंबर ऑफ वेज दैट दोज 9 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इज 9 फैक्टोरियल, राइट। लेकिन अब आप इस वर्ड को देखो, इलाहाबाद, इसमें 4 एज हैं, ए 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 ए हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले ए को इधर लिखूं और इस वाले ए को इधर लिखूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? विल द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स चेंज? विल द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स चेंज? नो, दे वोंट, नो इट वोंट। ठीक, अगर मैं इस एल को इधर लिखूं और इस एल को इधर लिखूं तो क्या लेटर्स का अरेंजमेंट बदल जाएगा? नहीं। मैं इस ए को इधर लिखूं और इस ए को इधर लिखूं तो क्या लेटर्स का अरेंजमेंट बदल जाएगा? नहीं। ठीक है, तो अब देखो, मैं सिर्फ इन 4 एज को लेता हूं और इसका मैंने एक अलग ग्रुप बनाया। मैंने इन चारों एज का एक अलग से ग्रुप बनाया। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 4 एज बी अरेंज्ड? इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 4 एज बी अरेंज्ड? नॉर्मली अगर यहां पर ए बी सी डी लिखा होता तो आप क्या बोलते? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर तो सर ये सिर्फ 1 वे में अरेंज किया जा सकता है, यहां पर ये सिर्फ 1 वे में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहां सिर्फ ये 1 वे में अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली कोई और ऐसे 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स होते तो आप बोलते कि इसको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। बट हमें मालूम है कि इन 4 एज को सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो हाउ कैन यू मेक दिस 4 फैक्टोरियल इनटू 1? बाय डिवाइडिंग इट विद 4 फैक्टोरियल। बाय डिवाइडिंग इट विद 4 फैक्टोरियल। अगर आप इस 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स 1। तो ये 4 एज जो हैं आपके, दे कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो इसी वर्ड पे आते हैं, इलाहाबाद। कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो 9 फैक्टोरियल तो मेरा है ही, और इस 9 फैक्टोरियल में ये जो 4 एज हैं इनका 4 फैक्टोरियल भी इंक्लूडेड है।
ठीक है। इस 9 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल भी तो इंक्लूडेड है। थोड़ा सा और देखो अंदर, 9 फैक्टोरियल इज व्हाट, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखो इस 9 फैक्टोरियल के अंदर ये 4 फैक्टोरियल भी तो इंक्लूडेड है, लेकिन हमें मालूम है कि इस 4 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है। हमें मालूम है इस 4 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, तो इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाओगे, इस पूरे को डिवाइड करोगे 4 फैक्टोरियल से, इस पूरे को डिवाइड करोगे 4 फैक्टोरियल से। सिमिलरली यहां पर आपके पास 2 L हैं, ठीक है, 2 L हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो दे वुड हैव बीन अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, लेकिन अब क्योंकि ये सेम है इसलिए दे कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे, तो आप यहां पर 2 फैक्टोरियल से भी इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि यहां पर 2 फैक्टोरियल भी इंक्लूडेड है, तो आपको 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। डबल L, अगर यहां पर कोई और 2 लेटर्स होते तो हम लोग कहते कि दे कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। एंड व्हेन आई सेड कि ये 9 फैक्टोरियल वेज में ये 9 लेटर्स अरेंज करने हैं, इसका मतलब है कि 2 फैक्टोरियल इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको हमें 1 बनाना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो जब भी किसी भी सेट ऑफ लेटर्स में या सेट ऑफ नंबर्स में कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है और उसके फैक्टोरियल से हम टोटल को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब डिवीजन के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया, कूल। आओ सर पेज 3.265 क्वेश्चन नंबर 18, पेज 3.265 क्वेश्चन नंबर 18। देखो, there are 3 blue balls, 4 red balls and 5 green balls. In how many ways can they be arranged in a row? ठीक है, तो कितनी 3 blue balls हैं, मतलब ब्लू ब्लू ब्लू, ये 3 हो गई। 4 रेड बॉल्स हैं तो R R R R ये हो गई, और 5 ग्रीन बॉल्स हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तो हम लोग इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते थे, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब इन 3 का जो 3 फैक्टोरियल है उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप डिवाइड करो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ये जो 4 रेड बॉल्स हैं इनके 4 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, ठीक, तो इसको हटाने के लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ये जो 5 ग्रीन बॉल्स हैं इनके अलग से 5 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल से भी इसको डिवाइड करो, ठीक है। अब ये आपका आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। उसके बाद 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी आया इसको डालो मेमोरी में, ठीक है, जो भी आया इसको डालो मेमोरी में। अब 12 फैक्टोरियल करना है आपको, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जो भी आया डिवाइडेड बाई MRC करो इज इक्वल टू 27,720। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक, ऑप्शन बी इज योर आंसर। इसके बाद सर क्वेश्चंस 29 और 71 आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन 29 और क्वेश्चन 71 आपके होमवर्क हैं, बिल्कुल इसी टाइप के हैं, आराम से हो जाएंगे। पेज 3.264 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पेज 3.264 क्वेश्चन नंबर 16 देखो सर, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन 1,000,000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 4550453। अच्छा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 lakhs, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs, ठीक है सर। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs, तो कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, हमें 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं यूजिंग दीज डिजिट्स 4550453, 4550453, तो ठीक है। हमारे पास कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, बहुत सिंपल हो गया, 7 फैक्टोरियल आ गया, आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें क्योंकि 5 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, और 4 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको और डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
ठीक है, हमें 7 डिजिट नंबर्स बनाने, हमारे पास 7 डिजिट्स ही दी हुई हैं क्वेश्चन में, राइट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए 7 फैक्टोरियल तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो भी डिजिट जितनी बार रिपीट हो रही है उस वाले फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पेंच ये है कि सर एक डिजिट आपके पास जीरो भी है, एक डिजिट आपके पास जीरो भी है, और जब आप ये 7 फैक्टोरियल कर रहे हो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है ना, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आपने पहली प्लेस पे जीरो को पुट कर दिया, और अगर आपने पहली प्लेस पे जीरो को पुट कर दिया तो ये जो भी नंबर बनेगा ये आपका 6 डिजिट नंबर बनेगा जो कि 1 मिलियन से कम होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट प्लेस पे जीरो रखा तो आपका 6 डिजिट नंबर बना विच इज लेस दैन 1 मिलियन, राइट। तो ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ सकता है, उन पॉसिबिलिटीज को हमें इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें फर्स्ट प्लेस में जीरो पुट किया जा सकता है, उन सारी पॉसिबिलिटीज को हमें इसमें से माइनस करना होगा, राइट। ओके, अब आप देख लो, इसको हटा दो, जीरो को हटा दो, ठीक। हम मान रहे हैं हमारे पास जीरो है ही नहीं, ठीक। अगर हमारे पास जीरो नहीं है तो 4 5 5 4 5 3 कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अगेन 5 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और अगेन 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। these are the number of ways जिसमें 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। टोटल 7 डिजिट्स थी तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हम लोगों ने यहां पर किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक डिजिट जीरो थी और इस बात का डर था कि अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, जीरो अगर यहां पर मिलियंथ प्लेस पे आ गया तो आगे आने वाली सारी जो प्लेसेस में आप कोई भी नंबर डाल लो लेकिन वो 1 मिलियन से तो कम होगा, राइट। सो वी फाउंड आउट द नंबर ऑफ वेज दैट अगर हम जीरो को हटा दें तो हमारे पास 6 डिजिट्स बचती हैं, उन 6 डिजिट्स को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो आया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो अब हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो कॉमन, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक। 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें से 6 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 7 माइनस 1 है। सर ये समझ में नहीं आया, अच्छा देखो व्हाट इज 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें से यही तो आप कॉमन लोगे ना, देखो इस वाले टर्म में ये कॉमन है और यहाँ पर ये कॉमन है, तो आपने इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, तो ये क्या है 6 फैक्टोरियल आपने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा है ये वाला 7 बचा माइनस ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया था तो माइनस बचा 1, ठीक। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सर हमारे पास परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शंस। इसमें कोई बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल समझाने का नहीं है, बस जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको अरेंजमेंट्स जो भी करने के लिए कहेगा उसमें कुछ कुछ कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ठीक है। तो आपको उनको ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट्स करने हैं, तो ठीक है बहुत आसान होते हैं। एक यहाँ पर रूल आप लोगों के लिए याद करने के लिए है, वो ये है द नंबर ऑफ वेज इन विच n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड सो दैट 2 पर्टिकुलर आइटम्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। 2 particular items are not together is n-2 into n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको बस आपको याद रखना है, इसके पीछे का जो भी डेरिवेशन है उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। n-2 into n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है इन हाउ मेनी वेज कैन 11 बुक्स बी अरेंज्ड, in how many ways can 11 books be arranged such that the books of physics and the books of maths are not together। तो दो पर्टिकुलर बुक्स साथ में नहीं होनी चाहिए,
ठीक, और 11 बुक्स हैं आपके पास, तो आंसर कैसे आएगा 11 माइनस 2 इंटू 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन नंबर 7 है स्कैनर में, उसको आप लोग देख लो। द नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर इज, तो वही हो गया n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये रहा ऑप्शन ए इज द आंसर, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसको आप लोग चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं। फिर आ जाओ पेज 3.270 क्वेश्चन नंबर 28 पे, पेज 3.270 क्वेश्चन नंबर 28। Find the number of arrangements in which the letters of the word Monday be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N। अच्छा ठीक है, देखो इसको करते हैं, मिटने से इसको एलर्जी है, चलो आ जाओ। मंडे MONDAY, ठीक, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड। ठीक है, 6 लेटर्स हैं, 6 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है आगे। सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म्ड बिगिन विद M एंड डू नॉट एंड विद N। अच्छा, तो अब हमारे पास 6 प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, कह रहा है कि द वर्ड्स हैव टू बिगिन विद M, वर्ड्स हैव टू बिगिन विद M, तो यहां पर तो आप M करोगे। ठीक है, यहां पर आप M करोगे, यहां पर M के अलावा और कुछ नहीं लिखा जा सकता, फर्स्ट प्लेस पे M के अलावा कुछ और नहीं लिखा जा सकता। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट प्लेस बी फिल्ड? द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। ठीक, अब M आपका हट गया, बचे ये 5 लेटर्स, बचे ये 5 लेटर्स। आगे क्या कह रहा है कि जो वर्ड्स हैं वो N से एंड नहीं होंगे, जितने भी आप ये वर्ड्स बनाओगे यहां पर N नहीं आएगा, यहां पर N नहीं आएगा। तो अगर आप N हटा दो तो आपके पास कितने लेटर्स बचे, O D A और Y, आपके पास 4 लेटर्स बचे। मतलब दिस लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, दिस लास्ट स्पेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, राइट। अब आप देखो, अब मंडे में से M चला गया, मंडे में से M चला गया और एक कोई और लेटर यहां पर चला गया। ठीक है, मंडे में से 2 लेटर्स चले गए, पहला लेटर M चला गया और लास्ट वाला कोई एक लेटर चला गया। हमें मालूम है कि कोई भी एक लेटर हो सकता है एक्सेप्ट फॉर N। अब कितने बचे, 4 लेटर्स बचे। अब 4 लेटर्स बचे, वो 4 लेटर्स यहां पर 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, वो 4 लेटर्स यहां पर 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4। ठीक है, आपको ये 6 के 6 लेटर्स को अरेंज करना है ना, तो एंड है, फर्स्ट प्लेस भी आपको अरेंज करनी है, और मतलब और हिंदी वाला, और एंड आपको ये चारों स्पेसेस भी अरेंज करनी है, एंड आपको ये वाली स्पेस भी अरेंज करनी है। ठीक है, तो एंड आ रहा है इसलिए मल्टीप्लीकेशन होगा। तो दिस इज योर आंसर, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4। आइए सर पेज 3.275 क्वेश्चन नंबर 41 पे, पेज कौन सा पेज है, 3.275 क्वेश्चन नंबर 41। The letters of the word violent are arranged so that the vowels occupy even place only. The number of permutations is, okay, violent के letters को arrange करना है, VIOLENT। ठीक, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इस तरह से अरेंज करना है कि जो भी वॉवल्स हैं वो सिर्फ इवन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करें, वॉवल्स जो हैं वो सिर्फ इवन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करें। हमारे पास कितनी इवन स्पेसेस हैं, हमारे पास एक इवन स्पेस ये है, एक इवन स्पेस ये है और एक इवन स्पेस ये है। ठीक है, हमारे पास 3 इवन स्पेसेस हैं, 2 4 और 6। हमारे पास ये 3 इवन स्पेसेस हैं। वॉवल्स कितने हैं, ये I O E। ठीक है, I O E, तो हमारे पास 3 वॉवल्स हैं और 3 हमारे पास इवन स्पेसेस हैं। ठीक है, तो क्योंकि 3 वॉवल्स हैं और 3 इवन स्पेसेस हैं, तो दीज 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज।
ठीक है, दीज 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। और उसके बाद ये हमारे जो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, ये हमारे जो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स बचे और 4 हमारे पास ऑड प्लेसेस बची, ठीक है, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। These 4 consonants can be arranged in 4 factorial ways। तो 3 factorial into 4 factorial आंसर किस तरह से दिया हुआ है, पूरे नंबर्स में दिया हुआ है। तो आ जाओ इसको कोशिश करते हैं हम लोग, कोशिश क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 factorial into 4 factorial, तो 4 into 3 into 2 into 1 into 3 into 2 into 1, आंसर 144, ऑप्शन ए यही है, ऑप्शन ए 144। आओ सर पेज 3.274 क्वेश्चन नंबर 38 पे, पेज 3.274 क्वेश्चन 38। Find the number of arrangements of 5 things taken out 12 things taken out of 12 things in which one particular thing must always be included। अच्छा, 12 चीज़ों में से 12 आइटम्स हैं हमारे पास 12 आइटम्स हैं, इनमें से हमें 5 आइटम्स को सेलेक्ट करना है, इनमें से हमें 5 आइटम्स को सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, ठीक है, सच दैट वन पर्टिकुलर आइटम मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूडेड। ठीक, वन पर्टिकुलर आइटम मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूडेड। तो सपोज इन 12 आइटम्स में से वन पर्टिकुलर आइटम कोई भी है जिसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको तो हमेशा इंक्लूड होना ही होना है। बचे कितने, अब बचे आपके पास 11 आइटम्स, अब आपके पास 11 आइटम्स बचे, ठीक, आपको टोटल 5 आइटम सेलेक्ट करने थे, आपको टोटल 5 आइटम सेलेक्ट करने थे। अब क्योंकि ये एक ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसको तो इंक्लूड होना ही होना है, तो अब 5 में से 1 निकल गया तो बचे 4 आइटम्स और, ठीक है, तो 12 में से एक आइटम कम हुआ क्योंकि उसको तो इंक्लूड होना ही होना है, 5 में से भी एक आइटम कम हो गया क्योंकि एक आइटम इंक्लूड है ही, ठीक है, तो अब आपको 11 में से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, ठीक है, अब आपको 11 में से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, ठीक, तो दैट इज गिवन बाय 11p4। लेकिन अब यहां पर आप पेज देखो, ठीक है, आपको टोटल 5 आइटम्स का अरेंजमेंट करना है, आपको टोटल 5 आइटम्स का अरेंजमेंट करना है, मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 स्पेसेस हैं, ठीक है, आपके पास 5 स्पेसेस हैं। आपने कोई एक पर्टिकुलर आइटम तो निकाल लिया, आपने कोई एक पर्टिकुलर आइटम निकाल लिया, ये कोई एक पर्टिकुलर आइटम निकाल लिया, आप इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, आप इसे 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। यू कैन मेक हिम ओवर हियर, यू कैन अरेंज हिम ओवर हियर, यू कैन अरेंज इट ओवर हियर, हियर और हियर। तो ये जो एक पर्टिकुलर आइटम है इसको आप 5 वेज में अरेंज कर सकते हो, ठीक है, और बाकी जो 4 आइटम्स हैं उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो वो तो 11p4 अपने आप को बता ही देगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 5 × 11p4। ये वाला 5 कहां से आया, जो एक पर्टिकुलर आइटम है जिसको तो हमेशा होना ही होना है, उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं ये, ठीक है। तो ये वाला जो 5 है ये उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं जो आइटम तो हमेशा होना ही होना है, जो पर्टिकुलर आइटम हमेशा होना ही होना है। जो बचे हुए 4 हैं उनको किस तरह से अरेंज करना है वो 11p4 हमें बता देगा। तो 5 × 11p4 इज द आंसर। तो 5 × व्हाट इज 11p4, 11 × 10 × 9 × 8, ठीक है। डिसेंडिंग में शुरू करते हैं, 4 नंबर तक आके रुक जाते हैं। तो 5 × 11p4, 5 × 11 × 10 × 9 × 8, 39,600 is your answer। 39,600 is your answer। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन 3, पेज 3.277 क्वेश्चन नंबर 44, पेज 3.277 क्वेश्चन नंबर 44। How many permutations can be formed from the letters of the word drought if both vowels may not be separated? अच्छा, तो वर्ड क्या है आपके पास, D-R-A-U-G-H-T, ड्रॉट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 वॉवल्स हैं इन दोनों में आपस में बहुत प्यार है, इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन दोनों को मान लेता हूं कि ये एक ही एलिमेंट है, मैं इन दोनों को मान लूंगा ये एक एलिमेंट है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, एक तो हो गया ये D, एक हो गया ये R, एक हो गया ये AU, एक हो गया G, एक हो गया H और एक हो गया T। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो these 6 elements can be arranged in 6 factorial ways। These 6 elements can be arranged in 6 factorial ways, ठीक है। तो A और U हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन A और U अगर साथ में हैं तो क्या जरूरी है कि वो A और U ही रहे, वो U और A भी तो हो सकते हैं,
ठीक है, ए और यू को साथ में रहने की कंडीशन है, ठीक है, तो वो ए यू भी हो सकते हैं और वो यू ए भी हो सकते हैं। तो मतलब ये जो दो लेटर्स हैं ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। दीज 2 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 6 फैक्टोरियल में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 फैक्टोरियल एंड दिस बिकम्स योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके बाद सर जितने क्वेश्चंस आपके नोट्स में होमवर्क में लिखे हुए हैं उनको आप लोग कर लेना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर परम्यूटेशंस के फॉर्मूले के पीछे का जो लॉजिक है उसके लिए मैंने एक 7-8 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को वहां से देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा लॉजिक समझाया हुआ है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अगर आपको n आइटम्स को सर्कुलर वे में अरेंज करना है तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट इन n-1 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? n फैक्टोरियल वेज। अगर सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है तो वो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। n-1 कहां से आया, इसके पीछे के लॉजिक के लिए मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट्स की एक वीडियो अपलोड की हुई है, 7-8 मिनट की वीडियो है, उसको आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ठीक। साथ ही साथ हमारे पास 2 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना होगा, जिससे एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चंस आए तो बिना दिमाग लगाए आराम से मेमोरी के बेसिस पे आप इनके आंसर्स को सॉल्व कर पाओ। The number of ways of arranging n persons along a round table so that no person has the same 2 neighbors. No person has the same 2 neighbors is half into n-1 factorial. इसको आपको याद करना है, ठीक है। हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर आपको n पर्सन्स को एक सर्कल में अरेंज करना है सो दैट नो पर्सन हैज द सेम 2 नेबर्स, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। दूसरा है द नंबर ऑफ नेकलेसेस फॉर्म्ड विद n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कई बार होता है कि बताओ कितने नेकलेसेस आप बना सकते हो विद सपोज 500 बीड्स, ठीक है, माला होती है ना, तो कितनी मालाएं आप बना सकते हो यूजिंग 500 बीड्स? तो उसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू 500-1 का फैक्टोरियल, मतलब हाफ इंटू 499 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सर ये 2 रिजल्ट्स थे, या एक्चुअली 3 रिजल्ट्स हैं। एक तो सर्कुलर परम्यूटेशंस का क्या फॉर्मूला है, n-1 फैक्टोरियल। Number of ways of arranging n persons along a round table so that no person has the same 2 neighbors, half into n-1 factorial, or number of necklaces that can be formed with n beads is half into n-1 factorial, ठीक है। बस